हम हर रोज़ और हर वक्त सीख रहे होते हैं। हम सब तालिब इल्म हैं, मैं भी हर रोज़ सीख रहा होता हूँ। मैंने अभी यहाँ पहुँच कर भी कुछ बातें सीखी हैं। तो बेटा, जो आपसे बड़े होते हैं, उस्ताद को तो मनसब ही और है ना, क्योंकि उस्ताद तो आपके वालिदैन की तरह होता है और आपका रूहानी वालिद या वालिदा होते हैं। तो उसकी बात को सुनना तो ऐसे ही सुनना होता है जैसे आप वालिदैन की बात को सुन रहे हैं। और जो इंसान जो यहाँ बोल रहा होता है, उसके पीछे एक तजर्बे का निचोड़ होता है। जैसे आज आपका कोई बहन भाई 5वीं जमात में पढ़ता है, तो आपने चूंकि 5वीं आज से 5-7 साल पहले या 4 साल पहले पास कर लिए, आज आप उसको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं कि वहाँ ऐसा इम्तिहान देना है। तो जहाँ जो लोग बोल रहे होते हैं आपके असातिज़ा के रूप में, वो लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी के ये सारे उतार चढ़ाव देखे हुए होते हैं। और ये जो सबक यहाँ से दिया जा रहा होता है, ये उन तजर्बात का निचोड़ होता है। और ये बहुत सी बातें इंसान को बहुत बाद में समझ आती हैं, लेकिन अगर टाइम पे समझ आ जाएं तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। आज वो बातें आपको यहाँ बताई जा रही हैं जो ऑटोमेटिकली आज से 5-7 साल बाद तो आपको वैसे ही समझ आ जानी है, लेकिन उस वक्त वो वक्त गुजर जाना है। जो सबसे कीमती मता है ना इंसान के पास, वो कीमती मता वक्त है। खेतों को दे लो पानी, अब बह रही है गंगा। हाली का शेर है मौलाना अल्ताफ से नाली का। खेतों को दे लो पानी, अब बह रही है गंगा। मैंने अब पे जोर दिया है। खेतों को दे लो पानी, अब बह रही है गंगा। तो मतलब यह है कि खेतों को तब पानी मिलता है जब नहर का पानी चल रहा होता है, और अगर वो वक्त गुजर जाए तो फिर आप खेत को पानी नहीं दे पाते। ठीक है ना। तो इसलिए आज ही अगर इन बातों पर आप ध्यान देंगे तो आपका मुस्तकबिल संवरने के इम्कानात ज़्यादा हैं। आज से 5 साल बाद, मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था 10वीं में या 11वीं 12वीं, मैंने पहली जमात से लेकर मास्टर लेवल तक, एमफिल तक पढ़ाया है। तकरीबन हर क्लास को पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपने ख़ासकर 9वीं 10वीं के बच्चों को सिर्फ एक बात कहता था। मैं देहाती स्कूल में प्रिंसिपल था और वहाँ बच्चे ज़रा देहाती थे, तो उनको अपने मुस्तकबिल का इतना एहसास नहीं था। वो अपने वालिदैन के साथ खेती बाड़ी में मसरूफ़ रहे और उनको वो मतलब बैल पालना, बटेरे रखना और इस तरह के शौक़ होते हैं ना देहातों में, तो वो उसमें गाड़ियों को मतलब लेना, ख़रीदना और ट्रैक्टर और इस तरह के उनके ख्वाब होते हैं ना। तो मैंने उनको ख्वाब बदलने का मशवरा दिया। तो मैंने उनसे कहता था कि बेटा, आप सिर्फ एक काम करो, और वो काम आप ये करो कि आपसे जो बड़े कज़न्स हैं जो यहाँ से मैट्रिक कर चुके हैं या नहीं करके जा सके बेचारे किसी वजह से, आप सिर्फ जो आपसे 5-7 साल बड़े उनका इंटरव्यू करो और उनसे पूछो कि यार आप अब क्या कहते हो, और वो आपको बताएंगे कि उस वक्त जो मेरा टीचर था वो कितना सच्चा होता था और मैं उसकी बातों को इग्नोर करता था। तो बेटा, पहला मशवरा तो मेरा आपको भी यही है कि आपके जो बड़े कज़न्स हैं, बहन भाई हैं, जो किसी मकाम पे हैं या किसी मकाम पर नहीं कुदरती तौर पर खुदा ना खासा पहुंच पाए, ज़रा उनकी इंटरव्यू करें, क्योंकि वो इस मंजिल से गुजर चुके हैं। जब इंसान मंजिल पे होता है तो ना उसकी अहमियत का इंसान को उतना एहसास होता है, और एहसास जब होना शुरू होता है तो आप पीछे मुड़ नहीं सकते क्योंकि वक्त धारा आगे बह चुका होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि खेतों को दे ले पानी, अब बह रही है गंगा। दिस इज़ फॉर टाइम फॉर यू। आज मैं या मेरी एज का कोई बंदा चाहे कि मेरी 3rd डिवीजन आ गई थी, अब मैं मैट्रिक दोबारा करूंगा, तो अब वो करके भी क्या करेगा। तो दिस इज़ टाइम फॉर यू, क्योंकि वक्त का धारा किसी के लिए रुकता नहीं है। वक्त का धारा बहता रहा है। आप कल को वापस नहीं ला सकते, आप आज सुबह को वापस नहीं ला सकते, आप पिछले सेकंड को वापस नहीं ला सकते। दिस इज़ नॉट योर, मतलब आपके इख्तियार में नहीं है। तो जो चीज़ें आपके इख्तियार में, उनको सोचो। ये उम्र जो होती है, ये अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने की भी उम्र होती है। क्योंकि बेटा, हम जिस एज में थे, मतलब मैंने 1984 में मैट्रिक किया, उस वक्त कंपटीशन ही बहुत कम होता था। उस वक्त अगर कोई, मसलन मेरे ग्रुप में जिस स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, 700
47 वाला बच्चा पूरे स्कूल में फर्स्ट था। 850 में से 850 नंबर होते थे उसमें, पूरे स्कूल में फर्स्ट था। और फर्स्ट डिवीजन आना उस वक्त बड़ा कमाल समझा जाता था। और क्योंकि कंपटीशन थोड़ा था, हमें जॉब्स मिल गई, अच्छे ओहदों पर पहुंच गए, पढ़ गए, मौके भी कम थे लेकिन कंपटीशन भी कम था। जिस एज में या जिस ईरा में या जिन सालों में या जिस दौर में आप हैं, ये दौर बहुत मुख्तलिफ दौर इसलिए है कि यहाँ पर अब कंपटीशन बहुत है। आप यकीन करें कि यहाँ पर दर्जा चहारम, हमसे टेक्निकली मैं यूँ कहूँगा कि जो स्कूलों में चपड़ासी होता है, दफ्तरी होता है, जो छोटे मोटे काम जो बेल पे आता है आवाज़, इनकी पोस्टें अभी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यहाँ पर अनाउंस की। तो 10-10 सीटों के लिए हज़ारों एप्लीकेशन आई और उनमें कई एमए पास लोगों की एप्लीकेशंस भी आई हैं। तो इसलिए अब वो दौर है कि जब तक आप दूसरों से अपने आप को डिफरेंट नहीं कर पाओगे तो आप रह जाओगे पीछे, ठीक है ना। और मुस्तकिल मिजाजी से अपने तमाम ख्वाबों को, मुस्तकबिल के ख्वाबों को साथ लेकर कमिटमेंट के साथ जब तक नहीं चलेंगे तब तक आप पीछे रह जाएंगे। इकबाल ने कहा है कि चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। तो आपने ज़िंदगी में अगर कामयाबियाँ हासिल करनी है, मैं A+ ग्रेड पर भी आ जाता हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू A+ ग्रेड मतमा नज़र कभी नहीं रहा मेरा। मैं आपको बताऊँ बेटा, जो बोर्ड में पोजीशंस होती हैं 2019 से बोर्ड में पोजीशंस जो है ना वो देना बंद कर दिए हैं। अब ग्रेड्स पे बातें आ गई हैं। अगले साल शायद आपका जब रिज़ल्ट कार्ड आएगा तो उस रिज़ल्ट कार्ड में आपके शायद एब्सोल्यूट नंबर यानी कुल नंबर जो आपके हासिल करदा नंबर है वो भी शायद ना लिखे हुए होंगे, सिर्फ ग्रेड्स होंगे और 7 परसेंटाइल स्कोर होगा। जब जो बच्चे 9th में और 2023 में जाकर वो मैट्रिक करेंगे, उन बच्चों के रिज़ल्ट कार्ड पे सिर्फ ग्रेड्स लिखे होंगे, ठीक है। जब सिर्फ ग्रेड्स लिखे होंगे तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए मेरिट बनाना जो है वो बिल्कुल टेस्ट बेस्ड हो जाएगा। अभी इस दफ़ा बोर्ड्स ने पूरे पंजाब में 1100 में से 1100 बच्चों के नंबर इसलिए आ गए कि हमने सिर्फ मैट्रिक में 4 और इंटर में 3 सब्जेक्ट्स का इम्तिहान लिया। जैसे मैट्रिक में हमने जिन 4 सब्जेक्ट का इम्तिहान लिया उनमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स हैं। ये वो सब्जेक्ट हैं जिनमें माजी में भी हमने पिछले डाटा का जब उठा के देखा तो माजी में भी बच्चे 100% नंबर ले जाते थे। तो जब वो किसी ने 100/100 बायोलॉजी में या जो भी उसके नंबर थे उतने पूरे हासिल कर लिए तो वही नंबर प्लेस हो गए इधर। फार्मूले के तहत गवर्नमेंट का डिसीजन था कि सिर्फ 3 या 4 इम्तिहान लिए जाए और वही नंबर इस्लामियात में भी लगाए जाएँ, वही नंबर उर्दू में लगाए जाएँ, वही नंबर इंग्लिश में लगाए जाए। जब वही नंबर उठाकर इधर लगाए गए तो 100% नंबर होने ही थे। तो ये ग्रांटेड नंबर थे, ये ऑब्टेन्ड नंबर नहीं थे, ये हासिल करता नंबर नहीं थे, ये दिए गए नंबर थे। हासिल करता नंबर वही थे जो 4 सब्जेक्ट में थे। और आपने देखा होगा, खबरों में पढ़ा होगा, लोगों से सुना होगा कि MCAT में बहुत से वो बच्चे जिन्होंने 1100 में से 1100 लिए थे वो फेल हो गए। लेकिन जब मुझसे कोई पूछता है A+ के हवाले से या फर्स्ट डिवीजन से, तो मैं उसको कहता हूं कि जो पहले 100 बच्चे होते हैं वो सब अच्छे होते हैं। ये पोजीशनों के चक्कर में पहली बात तो अपने आप को इस तरह ना डालें कि आपने वाजिब फर्स्ट आना है, नहीं, आपने वो स्टैंडर्ड अचीव करने हैं जिन स्टैंडर्ड की बुनियाद पे आप मुस्तकबिल में अच्छे साबित हो सकते हैं। ठीक है, आप A+ ग्रेड को भी फोकस करो, लेकिन बेटा ज़िंदगी जो है ना वो आगे जो मुस्तकबिल है वो डिफरेंट अंदाज से, ठीक है ना। सिर्फ डिग्री अचीव कर लेना, सिर्फ नंबर ले लेना काफ़ी नहीं है। काफ़ी ये है कि जो नंबर आपने हासिल किए हैं उनको किसी इंटरव्यू और टेस्ट में आप साबित कर सको कि ये कॉन्सेप्ट ही आपको आता है। वो सवाल भी बदले तो आप लिख सको। तो मेरा पहला मशवरा तो आपको ये है कि आप A+ की तरफ ज़रूर जाएं, लेकिन सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, अपने कॉन्सेप्ट्स पे जोर दें कि आपको वो चीज़ आती है और किताबों से हटकर भी पढ़िए। मैंने ये देखा है ज़िंदगी में, अब मैं अपने तजर्बे के निचोड़ आपको 2-3 बताता हूँ और फिर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
कि देखें मेरी उम्र अब 54 ईयर होने वाली है इस मई में। तो मैंने 1984 में मैट्रिक किया और उसके बाद फिर मैं टीचिंग में आ गया। तो मैंने सारी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाया। फिर मैं टीचर्स ट्रेनिंग में रहा तो मैंने हज़ारों टीचर्स, मेरे स्टूडेंट हैं, हज़ारों टीचर्स को ट्रेनिंग दी। तो हम सुबह शाम यही बातें करते हैं कि बच्चे कैसे नंबर लेंगे, बच्चे कैसे कामयाब होंगे, हम सुबह शाम यही बातें करते हैं, ठीक है ना। अब जिस डॉक्टर के का 35 साल तजर्बा है, आप वो आपके नब्ज़ पे हाथ रख के फ़ौरन आपको बताता है आपको ये मसला है। तो जिस उस्ताद का 35 साल तजर्बा हो, मैं हूँ या यहाँ इमरान साहब हैं या कोई भी हो, तो वो बेटा आपके थोड़े से इंटरव्यू के बाद आपको गाइडलाइन दे सकता है। तो अब मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि आपने करना क्या है, क्योंकि मेरा उन्वान मुझे ये दिया गया है। सबसे पहली बात बेटा जो है, ये मुश्किल बातें जो मैं बताने लगा हूँ, लेकिन इस पर जिस हद तक आप अमल कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि द टीचर इज़ योर बेस्ट गाइड। टीचर से अच्छा गाइड कोई नहीं होता। वो आपको बता सकता है कि किस रास्ते पर आपने कैसे चलना है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ बच्चे, ये मैंने भी बहुत पढ़ा है कि घर जाके पहले टाइम टेबल बनाएंगे, लो जी, और 2-3 दिन टाइम टेबल बनता रहेगा, फिर उस पर अमल नहीं होगा। उसके सुबह मैं 4 बजे उठूँगा, 4 बजे आप उठ नहीं पाएंगे। टाइम टेबल के चक्कर में ना पड़े। हाँ, टाइम ज़रूर आप मुख्तस ज़रूर करें कि आपने रोज़ाना 3 घंटे पढ़ना है। वो कौन से 3 घंटे होंगे, ये फिर आपने रोज़ाना की बेसिस पे डिसाइड करना है। अगर आप ये कह देंगे ना मैं ये स्केड्यूल, तो आप हफ्ता पहला तो स्केड्यूल ही बनाते रहेंगे और फिर आपके हालात, क्योंकि ज़िंदगी बदलती है ना हर रोज़। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का फरमान है कि मैंने अपने अल्लाह करीम को अपने इरादों के बदलने से पाया कि मैं करना कुछ और चाहता हूँ तो होता कुछ और है मेरे साथ। तो इसलिए रोज़ाना अपने स्केड्यूल को बनाइए। और सबसे बड़ी ताकत जो कामयाबी की है वो मेहनत है, वो जहद मुसलसल है, वो लगातार मेहनत है। तो जो आप शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़िएगा। तो पहली बात मैंने आपको बताई है कि टेक गाइडलाइन फ्रॉम योर टीचर्स। सेकंड मैंने आपको बताया कि फिक्स टाइम फॉर योर स्टडीज़। अपने टाइम मुख्तस कर लें, उस टाइम को रोज़ाना अपने स्केड्यूल में किसी न किसी तरह मैनेज करें। लेकिन द बेस्ट टाइम इज़ अर्ली मॉर्निंग। ये हमारे यहाँ एक बड़ी बच्चों में प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि रात को लेट तक जागना और सुबह लेट तक सोते रहना। तो ये बेटा कुदरत ने जो निज़ाम बनाया है ना, इस निज़ाम को अगर आप बदलने की कोशिश करेंगे तो आप निज़ाम को नहीं बदल सकेंगे, आप खुद सेहत पर आपके असरात शुरू होना शुरू हो जाएंगे। अर्ली बेड और अर्ली राइज। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करके उस वक्त पढ़ते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम वो होता है। प्रॉपर रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो दूसरी बात मैंने बताई है स्केड्यूल बनाना। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज़ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मीन कि आप ये कंक्लूड करें कि कहाँ आपकी डेफिशिएंसीज हैं, आपको मसाइल कहाँ कहाँ हैं। जहाँ जहाँ आपको मसाइल हैं उनको पिक कीजिए, पॉइंट आउट कीजिए कि ये आपके मसले हैं। मसलन मैं अगर कहूँ तो मुझे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता था, ठीक है, मुझे बायोलॉजी में शायद नहीं होता था, मुझे शायद उर्दू में तो कभी भी नहीं रहा क्योंकि मैं उर्दू का तालिब इल्म हूँ। तो मुझे पाकिस्तान स्टडीज़ में कभी मैंने ये चीज़ें कभी भी याद नहीं की, लेकिन मुझे और चीज़ें याद करनी पड़ती थी। तो आप अपने एरियाज़ को डिफ़ाइन कीजिए कि कहाँ आपके एरियाज़ कमज़ोर कौन से हैं, फिर उन एरियाज़ पे फोकस कीजिए। अब फोकस करने के भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं। अब ये चूँकि सेशन बहुत मुख्तसर है तो इन पे घंटों बातें की जा सकती हैं इन बातों पर, लेकिन मैं सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ कि फिर आप स्ट्रेटजी बनाइए कि आपने क्या अपने टीचर से ये बात करनी है, अपने पीयर से। एक और बात मैं आपको यहाँ एक बहुत कीमती बात बताने लगा हूँ, वो आपको पता भी होगी लेकिन मैं इसको रिवाइज़ कर रहा हूँ। हमेशा ग्रुप में पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए। जो बच्चे दूसरों को पढ़ाते हैं, ये बच्चों में तो बहुत है, मेल बच्चे इस तरह नहीं करते, लेकिन मेल बच्चे जो फीमेल बच्ची होती है वो थोड़ा सा अवॉइड रखती हैं कि अपने पास ही सारा कुछ रखना है दूसरों को शेयर नहीं करना है, नोट्स नहीं शेयर करने हैं। तो मेल बच्चे ऐसा करते। ग्रुप लर्निंग में इसको हम पीयर लर्निंग कहते हैं, पीयर लर्निंग भी इसको हम कहते हैं, ग्रुप में अपने साथियों से सीखना। तो अगर आप देखें सम टाइम आपको टीचर से आप शाई फील कर रहे होते हैं, आप सवाल भी नहीं कर पाते और आप सीख भी नहीं पाते, लेकिन आप अगर ग्रुप में बैठते हैं तो एक दूसरे को ग्रुप लर्निंग। और जो यहाँ पर टीचर्स बैठे हुए हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर वो क्लास में ग्रुप्स बनाते हैं तो दैट मस्ट बी हेट्रोजीनियस ग्रुप।
वो हेट्रोजीनियस ग्रुप हो ना, तो एक बहुत अच्छा बच्चा आप इस ग्रुप में शामिल करें, एक थोड़ा सा मीडियोकर, एक थोड़ा कमज़ोर, इस तरह के बच्चे जो तालीमी लिहाज से हों। तो अगर आप जब ग्रुप में बेटा पढ़ते हो तो आपकी ज़्यादा लर्निंग होती है, और जब आप दूसरों को पढ़ाते हो तो आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। आपने देखा होगा कि आपके सीनियर टीचर ज़ुबानी सवाल लिख रहे होते हैं यहाँ पर, मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के, क्यों? रोज़ कर करके। तो रेपिटिशन जो है, रोज़ रोज़ करना एक काम को, ये दूसरों को पढ़ाना जो है, ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है। आप यकीन करें कि आपको सब कुछ ज़ुबानी याद हो जाएगा और आपका फैज़ दूसरा तक जाएगा। जब दूसरे आपसे पढ़ लेंगे तो वो आपके ममनून भी होंगे, लेकिन ये ज़िंदगी में कभी ना सोचेगा कि वो उनसे आगे बढ़ जाएगा। नहीं, हर के लिए कुदरत ने अपना रास्ता मुंतखब किया हुआ है। आपने खुद से सिर्फ मेहनत करके अल्लाह की ज़ात करीम पे छोड़ देना है। और आप हैरान होंगे जब आप इखलास के साथ, अब मैं फिर वो साथ मौलवी भी बन जाता हूँ, तो अगर आप इखलास, मैंने ज़िंदगी में ये भी सीखा है कि जो लोग दूसरों का हाथ पकड़ के उनको आगे चलाते हैं वो नाकाम नहीं होते, जो कोनियों से दूसरों को पीछे धकेलते हैं वो अल्टीमेटली नाकाम होते हैं। ये मैंने सीखा है ज़िंदगी, ठीक है। तो लोगों को हाथ पकड़ के, अपने साथियों को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को साथ लेके चलें, उनसे अपने नोट्स शेयर कीजिए, उनसे अपनी मतलब पढ़ाइए उनको। तो एक ये भी बात है। अब अगर A+ ग्रेड्स की बात आप करते हैं तो बेटा जो A+ ग्रेड लेने के लिए बातें हैं वो यही है कि आप जो है रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ें और रोज़ाना की बुनियाद पे लिखें। अब देखें ना, पढ़ने के साथ मैंने लिखना क्यों कहा है, ये भी मैंने आजमाया है कि जो लोग याद करके लिखते हैं वो फिर पेपर अच्छा अटैम्प्ट करते हैं। अब पेपर अटैम्प्ट करने पर शायद उन्होंने बहुत सी बातें कर दी हों, उस पर मैं भी बहुत सी बातें कर सकता हूँ। जो एग्ज़ामिनर होता है ना, मसलन मैं एग्ज़ामिनर भी बहुत कम ही, मैंने एक दफ़ा बोर्ड के पेपर शायद अपने कैरियर में चेक किए होंगे। तो जब एक एग्ज़ामिनर होता है वो किस नज़र से पेपर को देख रहा होता है, वो उसका ख्याल ये होता है, क्योंकि उसने सैकड़ों पेपर रोज़ाना चेक करने होते हैं, तो उसका पहला इंप्रेशन ये होता है कि पेपर नीट एंड क्लीन उसको सामने, आपकी राइटिंग जैसी भी हो लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी हो। आप पेपर पे जितना नीट एंड क्लीन लिखेंगे, वक्फे से लिखेंगे, एक सवाल के बाद गैप छोड़ेंगे, सवाल को क्लैरिफाई करके लिखेंगे, डेफिनेशन को अलहदा करेंगे, उसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनको अलहदा से सेपरेट करेंगे, एक आध लाइन छोड़ देंगे, हेडिंग्स प्रॉपरली देंगे। जब आप सिमेट्री के साथ प्रेजेंट करेंगे तो पेपर व्यू में ही उसको अच्छा लगेगा। ये इंसान की नेचर है, जब उसको व्यू में अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो रेड पेन है ना वो आपकी फेवर में चलना शुरू हो जाएगा। उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन साम टाइम आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन में छोटी मोटी गलतियाँ जो सोशल साइंसेस की होती हैं, मैं मैथमेटिक्स की और केमिस्ट्री की गलतियों की बात नहीं कर रहा, वो छोटी मोटी गलतियाँ इग्नोर कर दी जाती हैं जब आप प्रेजेंटेशन अच्छी दे रहे होते हैं। तो प्रेजेंटेशन अपने टीचर से सीखिए, उसको अमली तौर पे आजमाइए, टाइम मैनेजमेंट को लेकर आइए कि आपको जितने 3 घंटे मिले हुए हैं किसी पेपर के लिए या 2.5 घंटे मिले हुए हैं, आप उन 2.5 या 3 घंटों में कैसे पेपर, आपने देखा होगा बेटा कि सम टाइम आप जब पेपर स्टार्ट करते हो तो आप बड़े तवज्जो से और बहुत खूबसूरत हेडिंग दे के लिख रहे होते हो, जब आप साथ टाइम देखते हो तो आखिरी आप 2 सवाल या 1 सवाल रह गया होता है और टाइम थोड़ा सा आपके पास होता है, फिर आप स्पीड लगाते हैं और बहुत जल्दी से लिखते हैं और उसमें बहुत सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। अपने टाइम को, अपने पेपर को, पुराने पेपर सामने रखिए और टाइम को मैनेज कीजिए कि आपने कौन से सवाल पे कितना टाइम स्पेसिफाई करना है, कौन से सवाल पे आपने कितना टाइम लगाना है। तो जब पेपर की अच्छी प्रेजेंटेशन जिन बच्चों की होती है वो बच्चे ज़्यादा नंबर ले जाते हैं। ये ज़रूरी, आपने देखा होगा कि सम टाइम आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, तैयारी बहुत थी, लेकिन दूसरा बच्चा आपसे अच्छे नंबर ले गया, उसकी सिर्फ सिंगल रीज़न होती है कि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी। तो आप जब प्रेजेंट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात बेटा, एक और बात जो है, चले अब टाइम बहुत हो गया, मैं ख़त्म ही करता हूँ, जो बातें मेरे ज़हन में आ रही हैं मैं बोलता जा रहा हूँ। एक और बात जो है वो ये है कि बच्चियाँ थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा पेपर के स्टार्ट में कंफ्यूज बहुत होते हैं। इसको हम कहते हैं एंजाइटी लेना, पेपर की एंजाइटी लेना कि काँप रहे हैं, तो पता नहीं कैसा पेपर आएगा। बेटा देखें, आपने मेहनत करनी है और फिर नतीजा अल्लाह की ज़ात पे छोड़ना होता है। आप अगर एंजाइटी का शिकार कर, समझे आपने देखा पेपर करते करते आप सवाल भूल जाते हैं, उसकी सिर्फ सिंगल रीज़न एंजाइटी होती है। तो एंजाइटी को अपने देखिए, एंजाइटी जो होती है, जितनी भी चीज़ें आपके पास होती हैं, आपका माइंड सारा काम कर रहा होता है।
अभी अगर आप माइंड को मैसेज देना शुरू कर देना कि ओहो आज आप बड़े थके हुए हैं, आज आप बड़े थके हुए हैं, आज आप बड़े थके हुए हैं, शाम तक आप थक जाएंगे, क्योंकि आपने अपने माइंड को ये मैसेज दिया और माइंड सारे एक बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आपने माइंड को ये मैसेज दिया हो कि वो पेपर पता नहीं कैसा आ जाएगा, पेपर पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या क़यामत आ जाएगी, तो फिर वो एनजाइटी आप पे सवार होगी और आपके हाथ कांपेंगे और आप लिख नहीं सकेंगे और आप सवाल भूल जाएंगे। इस पे कंट्रोल करने का तरीका यही होता है कि क्या हो जाएगा। देखिए आपका जो चीज़ आपके, अब देखिए ना, जो कल होना है वो मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरे जो इख्तियार में मैंने वो करना है। जो आपके इख्तियार में नहीं है वो अल्लाह की ज़ात पे छोड़ा करें। अल्लाह बहुत करीम है, ठीक है ना, तो उस पे छोड़े अपनी मेहनत को, और वो मेहनतों को देख रहा है, वो सिले देता है, वो इधर देता है उधर देता है। मतलब शायद मैं कभी टीचर, पहले स्टार्ट में मैं कुछ और भी मेरे ख्वाब थे, मैं बहुत बचपन में पायलट बनना चाहता था जैसे, लेकिन मैं नहीं बन सका। मैं फिर शायद जर्नलिज्म में जाना चाहता था, मैं नहीं जा सका। लेकिन जब मैं टीचिंग में आया तो मैं सेटिस्फाइड हुआ कि यार मैं तो इसी के लिए बना हुआ था, तो अल्लाह ने मुझे इसीलिए बनाया हुआ था। तो इसलिए अपने आने वाले दिनों के फैसले जो आप देख नहीं सकते, उन पे अपनी तवानाइयाँ ज़ाया ना करें। आपके इख्तियार में मेहनत करना था, आपने कर दी। जैसा भी पेपर आए, जो आपको आता है अच्छे संवार के लिख दिया, आपने लिख दिया। अब नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें, ठीक है। और चलें, आखिरी बातें बहुत हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास भी वक्त है और बच्चियों ने भी यकीनन घरों में जाना होता है, बच्चों ने भी जाना होता है, तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता। जो आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, जो मैं हर जगह करता हूँ बेटा, कि सब चीज़ें मेहनतों से नहीं मिलती, सब चीज़ें ज़िंदगी में मेहनत से नहीं मिलती। बहुत सी चीज़ें आपके वालिदैन, असातिज़ा और आपकी बड़ों के दुआओं की मोहताज होती हैं, बहुत सी चीज़ें। अगर मैं कई जगह ये मिसाल दे चुका हूँ कि पंजाब में 9 बोर्ड हैं, ठीक है, और 9 बोर्ड में से मैं एक चेयरमैन हूँ। इस पंजाब में मुझ जैसे 19-20 ग्रेड के हज़ारों असातिज़ा मौजूद हैं, उनमें से अगर, और सैकड़ों PhD मौजूद है अगर मैंने PhD किया हुआ है तो, लेकिन उनमें कुदरत ने मुझे मुंतखब किया है, तो उसमें मेरा कमाल नहीं है, इसमें मेरे असातिज़ा और मेरे वालिदैन और मेरे बुज़ुर्गों की दुआओं का कमाल है। तो बेटा मेहनत ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने असातिज़ा की दुआएं, मैं असातिज़ा की दुआओं पे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। पेरेंट्स तो हर वक्त वैसे ही उनके दुआएं निकलती रहती, वो तो मम्बा होते हैं, लेकिन उस्ताद हर शागिर्द को दुआ नहीं देते। उस्ताद थोड़े से मुतासिब होते हैं इस मामले में, वो अच्छे बच्चे को दुआ देंगे, ज़्यादा दुआ देंगे, और थोड़ा कमज़ोर, या कमज़ोर मैं कह रहा हूँ जो अदब में कमज़ोर होता है, जो अदब में कमज़ोर होता है, मैं उसको नालायक की बात नहीं कर रहा, जो अदब में कमज़ोर आता है उस्ताद के दिल से उसके लिए कम दुआएं निकलती। लेकिन जो अदब में तगड़ा होता है, वालिदैन तो चाहे बेटा बेटी जैसे भी हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं दुआएं, लेकिन उस्ताद थोड़ी सी तखसीस करता है इसके लिए। तो लोगों की दुआएं लें, ये तो बहुत बड़ी हस्तियां हैं ना, 2 जिनकी दुआएं लेनी है आपने, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों से भी दुआएं लें। और ज़िंदगी में जो है ना, वो दुआ लेने का तरीका ये है कि छोटी छोटी आसानियाँ बांटें। किसी बूढ़े को सड़क पार करा दी, एक पोस्ट लगी हुई थी, एक बूढ़ा और बूढ़ी खातून फ़कीर के अंदाज में एक सड़क पे बैठे हुए, एक बहुत अच्छे स्कूल की 3री-4थी जमात की बच्ची जिसने बैग लटकाया हुआ है, आपने शायद ये पोस्ट देखी हो, वो अपनी पानी की बोतल से उनकी बोतल में पानी डाल रही है, गर्मियों का मौसम है। ये छोटी छोटी नेकियां हैं, तो छोटी छोटी नेकियां कमाइए, पॉजिटिव चलिए ज़िंदगी में। मैंने ज़िंदगी में कामयाबी का राज पॉजिटिविटी में देखा है कि जो लोग मुस्बत रहते हैं, दूसरों के लिए बैर नहीं रखते अपने दिल में, दूसरों के लिए नफ़रत नहीं रखते अपने दिल में, वो लोग ज़िंदगी में कामयाब रहते हैं। तो बेटा ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, अभी आप इब्तदा में हैं, अभी बहुत कैरियर आपने देखना है। तो कामयाबियाँ जो हैं वो सिर्फ़ मेहनत, सिर्फ़ A+ ग्रेड्स में नहीं है। कामयाबियों के लिए और बहुत कुछ चीज़ें हैं जिनमें दुआएं एक बहुत बड़ा सबब है। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, बहुत कामयाबों का अमरान करें।